इन दिस लेक्चर जो हम बात करने वाले हैं मॉडलिंग ऑफ फिजिकल सिस्टम, मॉडलिंग ऑफ मैकेनिकल सिस्टम भी आप बोलते हैं, मतलब एक मैकेनिकल सिस्टम को हम किस तरह से मैथमेटिकली डिस्क्राइब कर सकते हैं, मैथमेटिकली उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस लेक्चर में जो हम बात करेंगे वो यही करेंगे कि किस तरह से हम मैकेनिकल सिस्टम का इक्विवेलेंट फ्री बॉडी बना के उसे मैथमेटिकल इक्वेशन से कन्वर्ट कर सकते हैं, मैथमेटिकल इक्वेशन से उसके बिहेवियर को एक्सप्लेन कर सकते हैं। दैट मींस वी कैन से इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से और टेक्निकल वर्ड्स वी कैन से दिस मैथमेटिकल मॉडलिंग हम एक सिस्टम को डिफरेंशियल इक्वेशंस के थ्रू उसके बिहेवियर को रिप्रेजेंट करेंगे, राइट। अल्टीमेटली जो टास्क है वो इसकी इस सिस्टम को इलेक्ट्रिकल सिस्टम में, इसके इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल सिस्टम में कन्वर्ट करना है। तो जो हम यहाँ पे इस लेक्चर में सीखने वाले हैं दैट इज द बेसिक स्टेप जो आपको अगले नेक्स्ट लेक्चर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। सो सबसे पहले वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप जैसे कि हम हमेशा ही चलाते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग सीखने जा रहे हैं फिजिकल सिस्टम की मैथमेटिकल मॉडलिंग या मैकेनिकल सिस्टम की मैथमेटिकल मॉडलिंग, राइट। तो सबसे पहले इसमें क्वेश्चन आता है व्हाट डू यू मीन बाय मैकेनिकल सिस्टम। तो अगर मैं मैकेनिकल सिस्टम की बात करूं तो यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ है देयर आर टू टाइप्स ऑफ मैकेनिकल सिस्टम, वन इज कॉल्ड ट्रांसलेशनल एंड वन इज कॉल्ड रोटेशनल। बट इन अवर सिलेबस जो हमें कंट्रोल सिस्टम के अंदर कवर करने वाले हैं वो है केवल और केवल ट्रांसलेशनल सिस्टम। कि ट्रांसलेशनल सिस्टम क्या है, उनको हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं और उन्हें कैसे कन्वर्ट करना है। सो अगर मैं ट्रांसलेशनल सिस्टम की बात करूं तो ट्रांसलेशनल सिस्टम में ये तीन मैकेनिकल कंपोनेंट आपको शो करे जाएंगे। इस टाइप का डायग्राम आप लोगों को मिलेगा और इसमें केवल तीन कंपोनेंट आपके पास होते हैं। कौन कौन से? वन इज कॉल्ड मास, दिस इज रिप्रेजेंटेड एज मास बॉडी, राइट। तो दिस इज मास। दिस बी इज रिप्रेजेंट एज जस्ट अ पिस्टन, आप इसे पिस्टन समझ सकते हैं, उसे यहाँ पर रिप्रेजेंट किया था, इसे बोला जाता है डैम्पर, राइट। एंड दिस के इज बेसिकली कॉल्ड स्प्रिंग, K is called spring coefficient। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली K वर्ड यूज करूंगा फॉर द स्प्रिंग, B मैं यूज कर रहा हूं फॉर द डैम्पर एंड M यूज कर रहा हूं फॉर रिप्रेजेंटिंग ऑफ मास, राइट। सो मेनली यही तीन कंपोनेंट हैं जो आपको मैकेनिकल सिस्टम में मिलने वाले हैं। अब इन तीन कंपोनेंट का हमें क्या करना है, हमें वो चीज यहाँ पे स्टडी करनी है। तो इस स्टडी के स्टार्टिंग में सबसे पहली चीज मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो सिस्टम यहां पे लगा है ये सिस्टम अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन है, अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन। इक्विलिब्रियम से मेरा मतलब है कि इस मास की वजह से इस स्प्रिंग में कितनी टेंशन जनरेट हो चुकी है या इस डैम्पर में कितना टेंशन जनरेट हो चुका है, मुझे उसे कंसिडर नहीं करना। दिस इज अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन कि जब आपने यहाँ पे मास को अटैच किया गया होगा सिस्टम में तो इसमें क्या टेंशन जनरेट हुई, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मैं कहता हूं कि ये सिस्टम मेरा इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। अब इस सिस्टम को मैं अनइक्विलिब्रियम मतलब इसको डिस्टर्ब कैसे करूंगा? अब मैं इसको डिस्टर्ब करूंगा बाय अप्लाइंग दिस एक्सटर्नल फोर्स। जब इस सिस्टम पे मैं एक एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा हूं तो इस सिस्टम में कुछ चेंजेस आएंगे, वही मुझे स्टडी करने हैं, राइट। फॉर एन एग्जाम्पल बहुत सिंपल सी भाषा में आपको बताता हूं कि आपके पास सपोज एक कार है। अब ये कार जो है ये बिल्कुल खड़ी है, एक अनइक्विलिब्रियम कंडीशन है। इस कार की पोजीशन में तब तक कोई चेंज नहीं आएगा जब तक आप इस पे फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे, और जब आप इस पे फोर्स अप्लाई करेंगे तब क्या होगा, उस फोर्स के अगेंस्ट हमें कितना और फोर्स लगेगा वो चीज हमें यहाँ पे स्टडी करनी है। दैट इज द मेन स्टडी ऑफ कंसर्न कि इक्विलिब्रियम कंडीशन के बाद जब हम उसे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तब उसमें क्या चेंजेस आने वाले हैं, राइट। तो फिर से मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कोई भी इस चीज को लेके कंफ्यूज मत होइएगा कि ये चीज पहले कितना टेंशन है या स्प्रिंग में कितना फोर्स वगैरह सब लगा हुआ है, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। मेरा कंसर्न केवल और केवल आफ्टर अप्लाइंग द फोर्स है कि अब इस सिस्टम में क्या चेंज होने वाला है, राइट। सो नाउ जैसे ही आप इसमें फोर्स अप्लाई करेंगे तो जब भी हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो ये जितने भी कंपोनेंट हैं ये इस फोर्स का अपोज करने वाले हैं। कैसे अपोज करने वाले हैं ये अब हम शो करेंगे फ्री बॉडी डायग्राम से, राइट। यू हैव टू शो फ्री बॉडी डायग्राम। और फ्री बॉडी डायग्राम किसका बनता है? फ्री बॉडी डायग्राम बनता है मास बॉडी का, ठीक है। तो क्योंकि आपने मास जो बॉडी है ये अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन थी, बट नाउ यू आर मेकिंग यू आर अप्लाइंग अ फोर्स ऑन दिस सो दैट इसके अंदर एक एक्स डिस्प्लेसमेंट जनरेट कर रहे हैं आप, राइट। पहले इक्विलिब्रियम कंडीशन था, अब आपने फोर्स अप्लाई किया तो आप एक एक्स डिस्प्लेसमेंट को जनरेट कर रहे हैं, ठीक। अब सपोज कीजिए वो हमने कार का एग्जांपल लिया था, सपोज यू आर ओवर हियर, आप यहां पे हैं, यू आर द मास, और आपको कोई फोर्स लगा रहा है यानी आपको कोई खींच रहा है अपनी साइड। फॉर एग्जांपल मैं आपको अपनी साइड खींचता हूं तो क्या आप उस चीज का अपोज नहीं करेंगे? जी हाँ, बिल्कुल उस चीज का अपोज करेंगे। तो यानी सबसे पहला जो फोर्स यहां पे लगेगा वो ये मास बॉडी खुद लगाएगी। किस चीज का अपोज करेगी? ये इस Ft फोर्स का अपोज करेगी,
ठीक है। और क्योंकि मैं बार बार अपोज वर्ड का यूज कर रहा हूं तो इसलिए अगर ft को आपने डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में यहां पे शो किया गया डायग्राम के अंदर, तो मास बॉडी इसका अपोज करेगी ऑन द अपोजिट डायरेक्शन, और मास का जो अपोजिट फोर्स लगता है वो लगता है मास इनटू डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर, यानी मास इनटू एक्सेलरेशन, क्योंकि यहाँ पे एक्स डिस्प्लेसमेंट है तो डी एक्स बाई डी टी आपका हो जाएगा वेलोसिटी, और डीवी बाई डी टी यानी डीवी बाई डी टी जो होता है वो होता है एक्सेलरेशन, राइट। तो अल्टीमेटली हो जाएगा a इज इक्वल टू डीवी बाई डी टी इज इक्वल टू डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर। तो ये मुझे जो यहाँ पे फोर्स का अगेंस्ट जो मास बॉडी हमेशा फोर्स लगाएगी दैट इज m इंटू डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर, यही हमेशा फोर्स आपका लगने वाला है, चेंज नहीं होना। तो फोर्स जो मास बॉडी का अपोजिट फोर्स है दैट इज m इंटू डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर, राइट। अब मैंने बोला था कि ये आप हैं, दिस इज यू, ठीक है, और मैं आपको अपनी तरफ पुल कर रहा हूं, मैं आपको अपनी तरफ खींच रहा हूं, तो आपने अपना अपोज कर दिया। अब फॉर एन एग्जांपल ये डायग्राम कहता है कि ये जो बॉडी है ये बॉडी दो और कंपोनेंट के साथ जुड़ी हुई है, दैट इज कॉल्ड के, स्प्रिंग एंड डैम्पर। तो अगर मैं इस बॉडी को पुल डाउन कर रहा हूं तो ये के और बी भी तो इस चीज का अपोज करेंगे, जी हाँ बिल्कुल करेंगे। तो यानी कि इस मास बॉडी पे एक और अगेंस्ट फोर्स जो लगेगा वो किसका लगेगा, वो लगेगा एक तो स्प्रिंग का और एक लगेगा डैम्पर का, राइट, बी। तो हमेशा जो डैम्पर अपना अपोजिट फोर्स लिखता है वो कैसे लिखते हैं, बी इंटू डी एक्स बाई डी टी, दिस इज द अपोजिंग फोर्स अप्लाइड बाय द डैम्पर। और के का जो अपोजिंग फोर्स आप लिखेंगे नहीं, स्प्रिंग के थ्रू जो अपोजिंग फोर्स लगेगा उसकी वैल्यू होती है के इंटू एक्स, राइट। तो यहां पे आप जितने भी क्वेश्चन आगे सॉल्व करने वाले हैं, क्योंकि मैंने पहले ही बोला आपको ट्रांसलेशनल सिस्टम आपके सिलेबस में है और जिसके अंदर केवल यही 3 कंपोनेंट आपको मिलने वाले हैं, तो हमेशा जब भी आप फ्री बॉडी आगे ड्रॉ करने वाले हो तो सबसे पहले मास बॉडी का अपोजिट फोर्स लगाइए कि मास बॉडी इटसेल्फ अपोज करने वाली है। उसके बाद आप जिससे मास बॉडी कनेक्टेड है, अब वो कंपोनेंट चाहे डैम्पर है, चाहे हो सकता है खाली स्प्रिंग हो या खाली डैम्पर हो, तो जिस भी कंपोनेंट से मास बॉडी अटैच्ड है उसका अपोजिट फोर्स यहां पे लगेगा। और अपोजिंग फोर्स का फॉर्मूला यही है कि m के साथ m इंटू डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर, b के साथ b इंटू डी एक्स बाई डी टी, और k के साथ सिंपली k इंटू एक्स, वेयर x इज व्हाट, x इज द डिस्प्लेसमेंट, राइट। सो बेसिकली अगर मैं यहां पे बात करूं तो दीज आर द 3 फोर्स, ये मास के अगेंस्ट फोर्स बोला जाता है ऑलवेज, ये डैम्पर के अगेंस्ट फोर्स बोला जाता है और ये स्प्रिंग के अगेंस्ट फोर्स बोला जाता है। एंड एज पर द डी-एलेम्बर्ट प्रिंसिपल कहता है दिस स्टेट्स दैट फॉर एनी बॉडी द अलजेब्रिक सम ऑफ एक्सटर्नली अप्लाइड फोर्सेस and the forces resisting motion in any given direction is 0, यानी कि जो अप्लाई किया गया फोर्स है और जो उस फोर्स का अपोज कर रहे हैं, उस मोशन का अपोज कर रहे हैं, रेजिस्टिव कर रहे हैं, तो वो सारे के सारे फोर्सेस का सम इन अ गिवन डायरेक्शन दैट विल बी इक्वल टू 0, ठीक। तो अगर मैं इस इक्वेशन को मेंशन करना चाहूं यहां पे कि ft की इक्वेशन क्या होगी, इस सिस्टम के अंदर हमने लगाया तो ft बिकम्स क्या हो जाएगा, ft इज इक्वल टू मास इंटू डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस k इंटू एक्स प्लस b इंटू डी एक्स बाई डी टी। दिस इज द स्टेटमेंट गिवन बाय द डी-एलेम्बर्ट प्रिंसिपल की जो एक्सटर्नली अप्लाइड फोर्स है वो फोर्स आपका इंटरनल जितने भी हमारे इस मोशन को रेजिस्टिव फोर्स लगा रहे हैं उन सब के सम के बराबर होगा। या अगर मैं इनको एक साइड पे ले आऊं तो ft माइनस m डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस बी डी एक्स बाई डी टी बिकम्स इक्वल टू 0, कि सम ऑफ ऑल द फोर्सेज इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन दैट बिकम 0। ओके, सो ये एक सिंपल सा सिस्टम है। तो मैकेनिकल सिस्टम के अंदर आपको यही काम करना है कि जो भी मैकेनिकल सिस्टम यहां पे गिवन आएगा उस सिस्टम का फ्री बॉडी बनाइए। फ्री बॉडी बनाने के बाद उसे फोर्स के इक्विवेलेंट कर दीजिए कि एक तरफ एक्सटर्नल फोर्स एक तरफ उसके अपोजिंग फोर्स, आपकी इक्वेशन बनके रेडी हो जाएगी। दिस इज कॉल्ड द मैथमेटिकल मॉडलिंग, राइट। तो ये जो सिस्टम मैंने भी लिया था, सम टाइम इट विल आल्सो आस्क कि वन मास बॉडी सिस्टम का मैथमेटिकल बिहेवियर एनालिसिस कीजिए। वन मास बॉडी, तो वन मास बॉडी आपका यही जो मैंने डायग्राम लिया है यही सेम है वन मास बॉडी। और जब आप इसे करेंगे तो सबसे पहले आपको m का फ्री बॉडी बनाना है कि m पे अप्लाइड फोर्स कौन है, f ऑफ t, देन अपोजिंग फोर्स कौन है, m इंटू डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर, देन डैम्पर के लिए b डी एक्स बाई डी टी क्योंकि डैम्पिंग से जुड़ा हुआ है और ये स्प्रिंग से भी जुड़ा हुआ है इसलिए k इंटू एक्स, और देन आप इक्वेशन रिप्रेजेंट कर दीजिए कि ft इज इक्वल टू सम ऑफ दीज 3। तो दिस विल बिकम अ बिहेवियर मैथमेटिकल मॉडलिंग ऑफ दिस वन मास बॉडी सिस्टम। नाउ फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग चलिए एक और पार्ट करते हैं। सो लेट अस कंसीडर टू मास बॉडी सिस्टम। अब मेरे पास दो मास हैं, मतलब इस डायग्राम के अंदर दे आर टू मासेस m1 एंड m2। तो अब मुझे इसके लिए बनाना है डिफरेंशियल इक्वेशन यानी इसका मैथमेटिकल मॉडल,
राइट। तो सबसे पहला मेरा यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि आप किसका फ्री बॉडी बनाने वाले हैं। इस डायग्राम के अंदर किसके फ्री बॉडी बनते हैं? तो इस डायग्राम के अंदर फ्री बॉडी किसके बनते हैं? मास m1 एंड मास m2। मास बॉडी का हमेशा आपको फ्री बॉडी कंस्ट्रक्ट करना है, फ्री बॉडी डायग्राम, राइट, FDR, फ्री बॉडी FBD, फ्री बॉडी डायग्राम। नाउ क्वेश्चन इज सेकंड वन कि चलिए मैंने ये तो पता कर लिया कि मुझे दोनों मास बॉडी का बनाना है, बट मैं पहले किस मास बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा? ठीक है, पहले मैं किस मास कंपोनेंट का फ्री बॉडी डायग्राम कंस्ट्रक्ट करूंगा? तो पहले किसका कंस्ट्रक्ट करेंगे? जिस मास पे आपका एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड है, जिस मास पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड है उसी मास बॉडी का FBD पहले कंसिडर होगा। ठीक है, तो यहां पे एक्सटर्नल फोर्स कहां पे अप्लाइड है पहले? तो यहां पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड है m1 पे, तो मैं m1 का फ्री बॉडी पहले कैलकुलेट करूंगा, यानी आई विल कंसिडर m1 फर्स्ट, और m1 पे आप सॉल्व करना शुरू कर दोगे कि दिस इज द अप्लाइड फोर्स F ऑफ t, जिसकी वजह से इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है? x1। तो सबसे पहले इस फोर्स का अपोज कौन करेगा? सबसे पहले इस फोर्स का अपोज करेगा m1। तो दिस इज m1 d स्क्वायर x1 बाय dt स्क्वायर। m1 इज द मास वैल्यू और इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है? x1। तो मैंने यहां पे लिखा है d स्क्वायर x1 बाय dt स्क्वायर, राइट। अब उसके बाद देखिए ये m1 किन कंपोनेंट से मिला है, किन कंपोनेंट से जुड़ा हुआ है, बंधा हुआ है? तो ये k1 से ही बंधा है और b1 से ही बंधा है, तो यानी कि इसका अपोज में यहां पे b1 भी आएगा, तो b1 d बाय dt। नाउ अब ये जो b1 है जब ये नीचे की तरफ आएगा तो इसमें कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट x2 का भी आ जाएगा, बिकॉज नाउ दे आर इन between of two bodies, between the two bodies, right, m1 and m2। तो अब की बार जो आप b1 का डिस्प्लेसमेंट कंसीडर करेंगे वो क्या होगा? वो होगा x1 माइनस x of 2, b1 d by dt, b1 d by dt, x1 माइनस x2, राइट। तो जहां पे हमने कंसीडर किया हुआ फ्री बॉडी x1 उसी का डिस्प्लेसमेंट है ना, तो उस x1 में से मैं नेक्स्ट डिस्प्लेसमेंट को माइनस कर रहा हूं, राइट। तो यही चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि जहां पे आप फ्री बॉडी कंसीडर कर रहे हो उसमें से दूसरे वाले डिस्प्लेसमेंट को माइनस करना है, कभी गलती नहीं करेंगे। और थर्ड जो इसमें अपोजिंग फोर्स लगा वो किसका बचा? थर्ड अपोजिंग फोर्स जो बचा वो बचा मेरा k1 के लिए। तो k1 के साथ भी सेम चीज होगी, k1 x1 माइनस x2, बिकॉज यहां पे भी आपका इन बिटवीन लगा है k1, तो इन दोनों के बीच का डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा x1 माइनस x2, राइट। तो यहां पे अप्लाइंग फोर्स था Ft, अपोजिंग फोर्स है m1 d स्क्वायर x1 बाय dt स्क्वायर, b1 d बाय dt x1 माइनस x2 एंड k1 x1 माइनस x2। एक चीज मैं यहां और बोलना चाहूंगा कि ये जो डायग्राम्स हैं या जो क्वेश्चंस हैं, ये एक दो क्वेश्चंस करने के बाद आपको अपने आप याद होने लग जाते हैं, बिकॉज यही सेम सिचुएशन ऑलमोस्ट हमें हर जगह अप्लाई करनी है, राइट। सो फिलहाल अभी हमने कर लिया है Ft इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास व्हाट? m1 d स्क्वायर x1 बाय dt स्क्वायर प्लस b1 d बाय dt x1 माइनस x2 देन प्लस k1 x1 माइनस x2, राइट। तो दिस इज माय इक्वेशन नंबर 1। अब ये तो बन गया पहला फ्री बॉडी। अब इसी तरह से आप सेकेंड फ्री बॉडी अप्लाई करोगे, तो सेकेंड फ्री बॉडी किसका बनना है? मास m2 के लिए। अब m2 को नीचे की तरफ कौन लेके आ रहा होगा? भाई m1 पे तो एक्सटर्नल फोर्स था जो कि हमने Ft कंसिडर किया, बट अब m2 को नीचे की तरफ कौन पुल कर रहा है? तो m2 को कौन पुल कर रहा है? जो m1 के लिए आपने अपोजिंग फोर्स कंसिडर किए थे, m1 और m2 के बीच में ये जो b1 और k1 के अपोजिंग फोर्स हमने कंसिडर किए थे, वही यहां पे m2 को पुल डाउन कर रहे हैं, राइट। तो कुछ नहीं करना, केवल सिंपली यहां पे जो अपोजिंग फोर्स हमने लगाए थे लाइक b1 d बाई dt x1 माइनस x2, एक तो ये हो गया पुलिंग फोर्स, अप्लाइंग फोर्स, और दूसरा अप्लाइंग फोर्स हो गया k1 x1 माइनस x2। ये इस m2 के लिए बन गए अप्लाइंग फोर्स। बट रिमेंबर, मास किसी का भी अप्लाइंग फोर्स नहीं बनेगा, क्योंकि ये चीज मैं पहले ही बोल चुका हूं कि उस मास बॉडी की वजह से इसमें कितना टेंशन जनरेट हो चुका, कितना फोर्स लग चुका, वो हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं। वो इक्विलिब्रियम कंडीशन पहले ही कंसिडर हो चुका है। तो अब हम जब इक्विलिब्रियम कंडीशन को डिस्टर्ब कर रहे हैं उसके बाद की स्टडी कर रहे हैं, राइट। तो जो हमारे अपोजिंग फोर्स हैं दैट इज ओनली k1 x1 माइनस x2 एंड b1 d बाई dt x1 माइनस x2। ये अपोजिंग फोर्स इस मास बॉडी 2 के लिए बन गए अप्लाइंग फोर्स, राइट। अब इसका अपोज कौन कौन करेगा? सबसे पहले खुद मास बॉडी, तो m2 d स्क्वायर x2 बाई dt स्क्वायर, क्योंकि इसका डिस्प्लेसमेंट है आपकी बात x2, राइट। उसके बाद किस किस कंपोनेंट से बंधा है? k2 से बंधा है, तो k2 इंटू x2, और x2 माइनस ऊपर वाला डिस्प्लेसमेंट कितना है? ये क्योंकि रिजिड है तो यहां का डिस्प्लेसमेंट हो गया 0, यहां का डिस्प्लेसमेंट हो गया 0, तो दैट्स वाई x2 माइनस 0, राइट। यानी k2 x2 आप डायरेक्टली लिख सकते हो। सिमिलरली b2 का क्या हो जाएगा? b2 d बाई dt देन x ऑफ 2,
राइट। अब आप इसे इक्वेशन में रिप्रेजेंट कर लो। इक्वेशन में रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या बन जाएगा, इक्वेशन में रिप्रेजेंट करेंगे तो ये लिखा जा सकता है k1 x1 माइनस x2 प्लस b1 d बाई डी टी x1 माइनस x2 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारा m2 d स्क्वायर x2 बाई डी टी स्क्वायर प्लस k2 x2 प्लस b2 d बाई डी टी डी x2 बाई डी टी। तो ये आपकी दो इक्वेशन यहां पे बन के आ जाती हैं, जिसको हम बोलते हैं मैथमेटिकल मॉडलिंग फॉर अ गिवन पर्टिकुलर मैकेनिकल सिस्टम। और जैसे कि मैंने पहले ही बोला, दिस इज ओनली स्टेप नंबर 1। आपको हो सकता है क्वेश्चन केवल इतना ही आ जाए कि इसका केवल मैथमेटिकल बिहेवियर बताइए, बट जैसे कि मैं आपको पहले बोल रहा हूं कि क्वेश्चन आ सकता है बट आता नहीं है। क्वेश्चन जो आएगा वो आपको आएगा कि इसका हमें इलेक्ट्रिकल कन्वर्जन करना है, एक इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट कन्वर्जन। और इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट के लिए दिस बिकम स्टेप नंबर 1 कि सबसे पहले मुझे मैथमेटिकल मॉडलिंग यानी कि ये इक्वेशन डिटरमाइन करनी होती है, राइट। चलिए, ये क्वेश्चन हमारा हो गया। मैथमेटिकल मॉडलिंग में भी आपको समझ में आ गई होगी अब तक। फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग एक और क्वेश्चन देखते हैं, जिससे कि आप नेक्स्ट जो हम लेक्चर करेंगे या नेक्स्ट जो उतना भी हम आगे बढ़ेंगे उसको उतनी ही तेजी से आप लोग समझ पाएंगे, राइट। सो डू दिस क्वेश्चन। नाउ दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मैंने क्वेश्चन को इस फॉर्मेट में ले लिया है। अभी हमें केवल और केवल मैथमेटिकल मॉडलिंग कर रहे हैं, यानी हम इसके मैथमेटिकल इक्वेशंस को डिटरमाइन कर रहे हैं, राइट। सो अगेन इन दिस क्वेश्चन देयर आर टू मास बॉडी m1 एंड m2। तो यहाँ पे फिर से वही सेम क्वेश्चन, मैं किस बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम पहले बनाने वाला हूं। तो आई थिंक अभी सबको याद होगा कि हम सबसे पहले जो कंसिडर करेंगे वो करेंगे m1। व्हाई? बिकॉज इस पे लगा है एक्सटर्नल फोर्स, राइट। और देखिए, मैं जिस तरह से क्वेश्चन दिया है उसी तरह से फ्री बॉडी बना रहा हूं। अभी जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया था उसमें हमें फोर्स डाउनवर्ड लग रहा था, तो मैंने यहां पे भी फ्री बॉडी में डाउनवर्ड लगाया था, अपोजिंग को अपवर्ड लगाया था, राइट। अब मुझे जो क्वेश्चन दिया गया उसमें मेरा जो अप्लाइंग फोर्स है यानी जो अप्लाइड फोर्स है वो मेरा राइट हैंड साइड की तरफ लगा है। तो यहां से मैंने उसी तरह से डायग्राम बनाया, और जितने यहां पे अपोजिंग फोर्स होंगे वो कहां लगेंगे, वो लगेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट। कौन कौन से अपोजिंग फोर्स होंगे? सबसे पहले मास m1 d स्क्वायर x1 बाय dt स्क्वायर, बिकॉज इसको डिस्प्लेसमेंट दे रहे हैं हम x1। और दूसरा केवल कंपोनेंट है k1, तो k1 लगा है दो मास के बीच में, तो दैट मींस k1 में जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वो आएगा k1 x1 माइनस x2, राइट। तो दिस इज द कंप्लीट इक्वेशन। सो इक्वेशन को आप मेंशन कर सकते हो कि अप्लाइंग फोर्स इज इक्वल टू अपोजिंग फोर्स m1 d स्क्वायर x1 बाय dt स्क्वायर प्लस k1 x1 माइनस x2। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1, राइट। सिमिलरली अब सेकेंड मास बॉडी का फ्री बॉडी बना दीजिए। तो जो m2 का फ्री बॉडी बनेगा, तो विच वन इज द अप्लाइंग फोर्स? जो m1 के लिए अपोजिंग फोर्स हैं वही m2 के लिए अप्लाइंग फोर्स हो जाएंगे, अदर देन मास। तो यहां पे आ जाएगा k1 x1 माइनस x2। रिमेंबर, अदर देन मास, जितने भी अप्लाइंग अपोजिंग फोर्स हैं पहली बॉडी के लिए वो इसके लिए बन जाएंगे अप्लाइंग फोर्स, बट अदर देन मास। मास को कंसिडर नहीं करना, बाकी जिन कंपोनेंट से मिलकर बना है k या b, दो ही कंपोनेंट है, तो k या b अगर उस पर लगा है तो वही आपका यहां पे बनेगा अप्लाइंग फोर्स। तो ये आपका अप्लाइंग आ गया, अप्लाइंग आ गया। इसका डिस्प्लेसमेंट उस वजह से हो रहा है x ऑफ 2, तो इसका अपोज कौन करेगा? सबसे पहले खुद मास बॉडी m2 d स्क्वायर x2 बाई dt स्क्वायर, और दूसरा जिस बॉडी से मिल बंधा है वो है k2, तो k2 इसका अपोज करेगा k2 इंटू x2, राइट। इसके बाद आप इसे इक्वेशन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इक्वेशन इसकी बन जाएगी k1 x1 माइनस x2 इज इक्वल टू m2 d स्क्वायर x2 बाई dt स्क्वायर प्लस k2 इंटू x2। दिस इज इक्वेशन नंबर 2, राइट। सो दिस इज द वे। जैसे ही आप अब ये देखिए कि इस क्वेश्चन को करने में कितना कम टाइम लगा। तो मैं हमेशा बोलता हूं जो पहली बार हम कोई चीज देखते हैं समझते हैं तो हमें ज्यादा टाइम लगता है, बट जैसे ही आप सिमिलर क्वेश्चन आगे करना शुरू करेंगे यू विल टेक अ वेरी शॉर्ट टाइम। हो सकता है आप क्वेश्चन को देखते ही ये फ्री बॉडी ना बनाए, आप डायरेक्टली सोचेंगे सर मैं इक्वेशन लिख लूं, बट मैं रेफर यही करूंगा क्योंकि एक ही क्वेश्चन आपको पेपर में अटेम्प्ट करना है, एक या दो क्वेश्चन, तो वहां पे आप पूरा फ्री बॉडी के साथ दिखाइए तो गलती होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाएंगे, राइट। अब इस लेक्चर को हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं, यहीं पे रैप करते हैं। इस लेक्चर में जो हमने देखा है दैट इज हाउ वी कैन डू द मैथमेटिकल मॉडलिंग ऑफ फिजिकल सिस्टम, और इस चीज की आप प्रैक्टिस कर लीजिए बिकॉज नेक्स्ट लेक्चर में ये, जैसा कि मैंने बोला, दिस इज ओनली बिकम अ स्टेप फॉर एनालॉगस सिस्टम। जो हम नेक्स्ट लेक्चर में एनालॉगी स्टार्ट करने वाले हैं, जहां पे हमारे पास दो तरह की एनालॉगी होगी, या तो हम फोर्स को वोल्टेज में कन्वर्ट करेंगे, फोर्स को करंट में कन्वर्ट करेंगे, तो वहां पे आपको ये एज एन स्टेप यूज होने वाला है। तो प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट इन दिस सब्जेक्ट। सो मैं बार बार यही चीज बोलूंगा कि प्रैक्टिस 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 करते रहिए। जितनी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस या मेथड्स को याद रखेंगे उतना ही आपको आगे समझने में इजी लगेगा। तो चलिए प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।